जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आए हैं क्लास 9 साइंस का एनुअल एग्जाम 2022-23 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग 2023-24 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको एनुअल एग्जाम में दिखने वाला है। यही क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं। तो आज हम लोग कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2022-23 जो कि ये क्वेश्चन पेपर विद्या भारती द्वारा जारी किया जाता है, तो वो क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अगर आप किसी भी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये क्वेश्चंस के सभी के आंसर्स देखने वाले हैं, ए टू जेड क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सेक्शन वाइज जो है जो सेक्शन वाइज है पेपर बटा हुआ है, तो हम लोग सेक्शन के वाइज ही से सॉल्व करेंगे। पहला हमारा खंड का आता है जिसमें आपको भौतिक विज्ञान क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार सेक्शन खंड खा आएगा जिसमें आपको रसायन विज्ञान, इसके बाद खंड गा जिसमें आपको जीव विज्ञान के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो मशीनरी शक्ति को किस में नापते हैं? तो मशीनरी शक्ति को किस में मापते हैं? वाट में, अश्व शक्ति में, मेगावाट में, किलोवाट में। तो मशीनरी शक्ति को अश्व शक्ति में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अश्व शक्ति में मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि की गति, ध्वनि की तीव्रता। तो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ध्वनि के परावर्तन पर आधारित, किस पर आधारित है? ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट है, भूकंप आने से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो भूकंप आने से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? पराश्रव ध्वनि, अपश्रव ध्वनि, स्वर्णीय ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि उस समय कौन सी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है इंफ्रासोनिक। कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक। और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है इंफ्रासोनिक का, तो यहाँ पर आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वाट किसके तुल्य है? तो एक वाट किसके तुल्य होता है? तो एक वाट एक जूल प्रति सेकंड के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है? एक वाट जो होता है एक जूल प्रति सेकंड के तुल्य होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, एक जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्घ। क्या होता है? अर्घ। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्घ। क्या हो जाएगा? अर्घ। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाब और प्रणोद में संबंध है। तो दाब और प्रणोद में क्या संबंध है? दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दाब बराबर क्या हो जाएगा? प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार गति से गतिशील वस्तु के त्वरण की दिशा होगी। तो एक समान वृत्ताकार गति से गतिशील वस्तु के त्वरण की दिशा होगी बाहर की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो एक समान वृत्ताकार गति से गतिशील वस्तु के त्वरण की दिशा क्या होती है? वृत्त के केंद्र की ओर होती है। किधर होती है? वृत्त के केंद्र की ओर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमसे यहाँ पर रिटन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको अलग सेक्शन में मिलेंगे, और जो केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे वो आपको अलग सेक्शन में मिलेंगे। इस प्रकार आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो रिटन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग से क्या तात्पर्य है? उदाहरण दीजिए। यानी कि अनुदैर्ध्य की आपको परिभाषा लिखनी है, उसका एक उदाहरण देना है। इसके मिलेंगे आपको 2 नंबर। कितने मिलेंगे? 2 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोन्सी? यानी कि उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, कार्य किसे कहते हैं
किस परिस्थिति में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो यहाँ पर आपको इसके मिलेंगे आपको 4-4 नंबर के अब आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद इसी का खा हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि स्मॉल जी कैपिटल जी में आपको रिलेशन बताना है। इसके बाद 4 आ जाता है क्वेश्चन। तो चौथे का हमको क्वेश्चन दिख रहा है, तरंग चाल, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध स्थापित कीजिए। स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। दूसरा है, एक तरंग का तरंग दैर्ध्य 60 सेंटीमीटर है तथा आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, तो इस तरंग की चाल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर तरंग की चाल कितनी हो जाएगी, तरंग की चाल हो जाएगी 3.0 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, यानी कि 300 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, सिद्ध कीजिए संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो अथवा में आपको दिया गया इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो ये हमारे फिजिक्स की इतना क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के पूछे जाते हैं। इसके बाद खंड खा आ जाता है रसायन विज्ञान, यानी कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला है, किसकी संपीड़ितता कम होती है, यानी संपीड़ितता किसकी कम होती है, यानी किसको सबसे कम कंप्रेस किया जा सकता है। ठोस, द्रव, गैस, किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर जो ठोस है उसको ही सबसे कम कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम अलग की जाती है, छानने से, आसवन से, अपकेंद्रण से, क्रिस्टलीकरण से। तो दूध से क्रीम अलग की जाती है, तो कैसे अलग की जाती है, अपकेंद्रण से अलग की जाती है। कैसे की जाती है, अपकेंद्रण से अलग की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक है। कितने हैं, 3 समस्थानिक हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये इसके 3 समस्थानिक हैं। इसके बाद इसी का घा क्वेश्चन हमको दिख जाता है, परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में, मीटर में, नैनोमीटर में, किलोमीटर में। इसको किस में मापा जाता है, इसको मापा जाता है नैनोमीटर में। किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने, नील्स बोर ने, चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक ने की थी। नेक्स्ट है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या है। तो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या है 95, 100, 105, 118। तो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। कितनी है, 118 है। नेक्स्ट है, सोडियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सोडियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो सोडियम और मैग्नीशियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। दूसरा है, मोल की अवधारणा क्या है। क्या है, मोल की अवधारणा क्या है। के बाद नेक्स्ट है, आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, समझा कर लिखिए। नेक्स्ट है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार 8 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। नेक्स्ट है, बोहर परमाणु के मॉडल की व्याख्या कीजिए। यानी कि बोहर के जो परमाणु मॉडल थे उसकी व्याख्या कीजिए। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये क्या करना है, दोनों में से आपको कोई एक पोर्शन यहाँ पर करना है। तो ये आपका हो जाता है सेक्शन पार्ट बी, जिसमें आपके केमिस्ट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है खंड गा, जो हमारा लास्ट पोर्शन है बायोलॉजी का, जिसे आप लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को कोशिका की डॉट डॉट कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते, क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है, अधात्री, संयोजी, अस्थि, संवहन। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, पाइनस और साइकस उदाहरण हैं। तो पाइनस और साइकस उदाहरण हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म,
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो पाइनस और साइकस किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जापानी बुखार प्रभावित करता है। तो जापानी बुखार प्रभावित करता है। तो जापानी बुखार किसको प्रभावित करता है? तो जापानी जो बुखार होता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट है, वायुमंडल की वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती 21%, 79%, 63%, 0.08%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 79% होती। कितनी होती है? 79% होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है करनाल, करनाली, कुरुनल, कानपुर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काकरोच संबंधित है। तो काकरोच संबंधित है पोरीफेरा से, आर्थ्रोपोडा से, एनिलिडा से, प्रोटोजोआ से। तो काकरोच संबंधित है। तो काकरोच किससे संबंधित है? पोरीफेरा से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोरीफेरा से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। इसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का आ जाता है, जिसमें है, कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं? इसकी बनावट का वर्णन कीजिए। विच ऑर्गन इज नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। इसके बाद हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्रिप्टोगैमस तथा फेनरोगैमस पौधे किन्हें कहते हैं? ये आपको 4 नंबर में मिलेगा। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया के 6 लक्षण लिखिए। यानी कि बैक्टीरिया के 6 लक्षण क्या हैं वो लिखने हैं आपको यहाँ पर। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के 4 कारण लिखिए। क्या है? वायु प्रदूषण के 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के 6 लक्षण लिखिए, वायु प्रदूषण के 4 कारण यहाँ पर आपको लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकृति में कार्बन चक्र कैसे चलता है? विस्तार से लिखिए। अथवा उपवर्ग मेटाथीरिया के प्रमुख लक्षण लिखिए। यानी कि इन दोनों में से आपको क्या करना? उन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना रहेगा। इसके मिलेंगे आपको 6 नंबर। तो इस प्रकार ये आपका क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।